कहां तक बताया गया? हाँ, बंदरगाह। बंदरगाह बताना है, बता दिए। अब क्या बताना है? हाँ, वायु मार्ग। ठीक है। देखिए, रेल मार्ग हो ही गया था, जल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग। तो वायु मार्ग, वायु मार्ग की अगर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वायु मार्ग कौन सा मार्ग? वायु मार्ग। देखिए, वायु मार्ग के संबंध में ध्यान रखना है कि वायु मार्ग मुख्य रूप से यह एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए हवाई अड्डा किसका निर्माण किया जाता है, और एक दूसरे देश में या एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से यात्रा हम करते हैं किसके द्वारा? वायु मार्ग के द्वारा। किसके द्वारा? वायु मार्ग के द्वारा। तो एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जो हम यात्रा करते हैं वो किससे करते हैं? हवाई मार्ग। कौन मार्ग से? हवाई मार्ग से, जो सुगम और क्या होता है? सुगम होता है। लेकिन हाँ, जितना सुगम होता है उतने गड़बड़ भी होता है ना? एक्सीडेंट के बाद कोई चांस है? चांसे नहीं है ना? इस लेकर, लेकिन सुगम है तो याद रखिएगा, इसके लिए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? हवाई। हवाई अड्डा दो प्रकार का होता है, डोमेस्टिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय। घरेलू और क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। ध्यान दीजिएगा, घरेलू और क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। ध्यान रखना है। अब जो अंतरराष्ट्रीय होगा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होगा, वो याद रखेंगे वहां से यात्रा कहां का होगा? विदेश का। और डोमेस्टिक में क्या होगा? घर का। क्या होगा? घर का। तो पहला जो भारत का महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है दिल्ली के अंदर, वह है इंदिरा। कौन सा? इंदिरा गांधी। कौन? तो बताइए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां है? नई दिल्ली। कहां है? तो भारत का एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। कौन? और इंदिरा गांधी का संबंध कहां से है? नई दिल्ली से। कहां से? जबकि याद रखेंगे, भारत के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक मुंबई। कौन? मुंबई में है छत्रपति शिवाजी। कौन सा? नाम सुने हैं? तो छत्रपति। कौन सा? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां है बताइए? मुंबई। कहां है? तो मुंबई में कौन हवाई अड्डा बताइए? छत्रपति शिवाजी। कौन सा? चेन्नई। कौन सा? नाम सुने हैं? चेन्नई में है अन्ना। कौन सा? अन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहां है? चेन्नई। कहा? फिर है कोलकाता। कौन? कोलकाता में है नेताजी। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष
सुभाष चंद्र बोस कहां पड़ता है बताइए? कोलकाता। कहां? फिर याद रखेंगे राजीव गांधी। कौन सा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? हैदराबाद। कहां है? हैदराबाद। कहां है भाई? हैदराबाद। कहां है? हैदराबाद। याद रखिएगा। उसके बाद राजीव गांधी के बाद याद रखेंगे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में है तुलिहाल। कौन सा? तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मणिपुर के अंदर है। कहां पर है? मणिपुर में। कौन सा? तुलिहाल। कौन? तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी कहां है? कहां? छत्रपति शिवाजी मुंबई। अन्ना इंटरनेशनल राजीव गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुलिहाल लिखा जाए। ऑनलाइन कमांडोज वो लगाओ भाई। चमक रहा है। सही में लेका बोल रहा है। अरे बोर्ड उसको लगा के रखो भाई। खराब कैसे हो जाएगा? तो सब क्लास में दिक्कत हो रहा होगा ना। लगाओ। हाँ खराब हो गया रे। हवा चाहिए थोड़ा है ना ऊपरों से और साइडवों से। हाँ लड़का के यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। आयकरा करा लगिए नहीं रहा है। अच्छा। जितना लेका बैठा लोग 2-3 गुना ज्यादा लेका देख रहा है लाइव। मैंने ऑनलाइन में तो उसको क्या करें? ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स मेरा है तो उसको वो भी मेरा अपना ही है ना। उस पर भी हमको नजर रखना है ना। खाली ऑफलाइन से थोड़े होगा। चलिए लिखिए ऑनलाइन कमांडोज मेरे हाई अलर्ट रहेंगे। हो गया। लिखिए आराम से। हो गया ना। तो ये एयरपोर्ट था। गौर करेंगे यहां सवाल बस यही पूछ सकता है कौन हवाई अड्डा कहां पर है ना। तो ये आपके परिवहन से रिलेटेड थे जिसको हमने 4 भागों में बांटा था। पहला था सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। क्लियर? इसके बाद याद रखेंगे इस टॉपिक के बाद परिवहन के बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत की जनजाति। भारत की क्या है? भारत के जनजाति। ध्यान रखिएगा।
गौर करेंगे। भारत की जनजातियां, भारत की ध्यान देंगे, भारत की जनजाति, कहां की जनजाति? भारत की जनजाति, गौर कीजिएगा। तो भारत की जनजाति के संदर्भ में ध्यान देना है, एक एक करके समझना है जनजाति होता क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले जमाने और अभी जमाने की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे पहले भी कैटेगरी बटा हुआ था, पहले भी क्या था, और अब संविधान कैटेगरी वाइज बांट दिया, और संविधान जब कैटेगरी बांट दिया तो जनजाति एक शब्द आता है, तो जनजाति का मतलब होता है एसटी, शेड्यूल ट्राइब कास्ट। इसके बाद एक है एससी, शेड्यूल कास्ट, एक है ओबीसी, एक क्या है ओबीसी, ओबीसी है ना, और एक है जनरल, है ना, जनरल की बात कर लीजिए, गौर कीजिएगा कैटेगरी है वो BC1 BC2 है ना, EBC, सेंट्रल में भी EBC होता है सेंट्रल में EBC, रेलवे में सिर्फ OBC होगा, हाँ क्या, वो तो जनरल का है भाई, रुको ना, हम कैटेगरी बांट रहे हैं, वो आर्थिक सब बताएंगे ना। जनरल, जनरल का ही एक क्या है, जनरल का एक भाग क्या है EW, तो जनरल में ही आता है। EWS क्या कैटेगरी बात करेंगे, ये कैटेगरी है ना, तो ये कैटेगरी है, तो आपका ST की अगर बात करेंगे तो ST में शेड्यूल ट्राइब कास्ट है, कौन है, आदिवासी, कौन, जैसे द्रौपदी मुर्मू, कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, और किस कैटेगरी से हैं, ST से हैं, किससे हैं, अब ST से जब हैं तो ध्यान रखना है कि शेड्यूल ट्राइब कास्ट से हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू। सवाल उठता है कि जनजाति शब्द पढ़ा रहे हैं तो ये है क्या, तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या है, पिछड़े हुए है, क्या है, पिछड़े हुए। ये विकास के मुख्य धारा से, शिक्षा के मुख्य धारा से अलग है। इसका आर्थिक विकास हुआ लेकिन कम हुआ, शैक्षणिक विकास हुआ लेकिन कम हुआ, इस लेकर ये कैटेगरी दोनों दृष्टिकोण से भारत में क्या है, पिछड़ा हुआ है। कौन, ST, आदिवासी, उसके बाद SC कैटेगरी आता है, उसके बाद OBC आता है, जनरल आता है। लेकिन सवाल उठता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और 47 के बाद से लेकर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए 2023, तो लगभग 75-76 साल होने वाला है, हो गया। इस बीच अगर ST का विकास अगर नहीं हुआ, SC का विकास नहीं हुआ, तो आखिर में इसके लिए जिम्मेदार कौन, सवाल उठेंगे कि भाई आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है और शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर है। तो सवाल उठता है
कि आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से 1947 के बाद संविधान ने रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन अगर दिया तो रिजर्वेशन का फायदा आखिर में किसको मिला? क्योंकि 47 के बाद लगभग आप कह लीजिए कि जनरल कैटेगरी को तो कोई रिजर्वेशन था नहीं, ये तो शुरू से था, शुरू से रिजर्वेशन के दायरे इसके थे ही नहीं, ब्लॉक थे। तो अब सवाल उठता है कि सबको पता होगा कि एसटी के लिए कितना % रिजर्वेशन है, किसी को पता है? नहीं पता है। एससी के लिए कितना % है बताइए? रेलवे में सीट वैकेंट कितना है? एससी का लड़का तो यहां होगा ही, ठीक है। कहा कितना भाई? मान लो कितना बोला? एससी का 16.5%, माने 16% समझाने के लिए। एसटी का कितना? 8.5, मान एकरा 8 है ना। ओबीसी का कितना है? 27, जनरल के 0 है ना। फिलहाल ईडब्ल्यूएस के बारे में अलग से हम समझाएंगे आपको। 1947 में अगर देश आजाद हुआ तो सवाल है कि अगर फिर भी ये तीनों कैटेगरी में अगर गौर कीजिएगा, तीनों कैटेगरी में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल उठेंगे। तो सवाल उठेंगे तो आइए इसका निराकरण करते हैं। एसटी को कितना रिजर्वेशन है? 8। कितना? 8। ये रिजर्वेशन है, इसको अलग हम रखते हैं, ये रिजर्वेशन है ना। अब सवाल उठता है कि एसटी को 8% है, एससी को 16% है, ओबीसी को 27% है। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ होगा तो ऐसा तो जरूर होगा कि मान लीजिए आपसे सवाल, हम सवाल कर जवाब, सवाल हमारे रहेंगे, जवाब हमारे लड़कों का होगा, क्योंकि यहां पर सारे कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं। और अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो याद रखेंगे, अभी वो मास्टर जी बदनाम हो गए है ना। वो यही कह दिए कि पता है कि वोट पढ़ल लिखल के दो, वो 100% सही कहा है ना। क्या कहा? 100% सही बोला कि ये ग्रुप डी का बहाली जब है ना इंटर पास होगा तो एक रेल मंत्री का बहाली भी कम से कम पीएचडी पास होना चाहिए है ना, ये होना चाहिए। अगर एक चपरासी का बहाली मैट्रिक इंटर पास होता है तो ये साफ स्पष्ट है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए शिक्षा का कोई पैमाना नहीं है। इंटर का वैकेंसी आता है और उसमें पीएचडी अगर लड़का भर रहा है तो ये देश की शर्म की बात है। लेकिन उतने बड़े पद पर जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के मामले में जाहिल हो तो देश का कितना कल्याण करेगा इस सबको पता है। लेकिन धर्म और जाति के नाम पर लोग वोट देकर लफुआ रंगदार क्रिमिनल को जिता देता है, और वो कितना उत्थान करेगा, कितना सही करेगा, ये सोचने वाली प्रश्न है कि नहीं बताइए। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा, एक पंचायत सचिव का बहाली के लिए लड़का पूरा चप्पल खींच देता है, लेकिन उससे बड़ा पद होता है मुखिया का, वो कोई लफुआ लफंगा बन जाता है चुनाव में वोट है ना लूट के। तो एक पंचायत सेवक नाम सुने होंगे ना, ग्राम सेवक नाम सुने ना, ये सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक पंचायत लेवल का छोटा मोटा अधिकारी होता है। उसके लिए लड़का उतना ग्रेजुएशन कर करके जो है उसका जॉब लेता है। लेकिन एक मुखिया, एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति, याद रखेंगे ये नॉर्मल व्यक्ति जो क्रिमिनल माइंडेड होता है जीत के चला जाता है, तो बताइए समाज का कितना उत्थान होगा। आइए इधर, और सवाल हमारे होंगे, जवाब आपके होंगे। 8, 16, 27, 1947 से ये प्रावधान लागू है, लेकिन अगर तीनों का डेवलपमेंट अभी नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार समझिएगा। देश जब आजाद हुआ तो बात समझिएगा कि देश जब आजाद हुआ तो हो सकता है कि जो है ना कि एसटी में 95% गरीब था। कितना?
समझना है कितना परसेंट। और 95% जब गरीब था, यहां हम गरीब लिख देते हैं, गो रोमेंद्र कार्बो गरीब है ना। 5% ऐसा जरूर होगा जेकर स्थिति ठीक ठाक होगा। कितना परसेंट? तो मान लो कि 95% जो है ना, लो तो 95% गरीब है और 5% है क्या है, अमीर। कितना परसेंट? 5। केकरा में? एसटी में। क्लियर। अब आइए एफसी में। एससी में मान लीजिए, एससी में मान लीजिए कि बेचारा इसमें भी 90% गरीब होगा। कितना प्रतिशत? लेकिन एससी कैटेगरी से हमारे चिराग भी आते हैं। किससे? चलता है कौन गाड़ी से? फॉर्च्यूनर से। किससे? तो कहीं ना कहीं क्या है, अमीर है तब ना फॉर्च्यूनर से चल रहा है। हमारा साइकिल नहीं है रे, फॉर्च्यूनर से चल रहा है। उसको कि चावल दाल में चोखा में तेल कैसे पड़ेगा, वो दिक्कत है। पूरे पिताजी रहे 40 साल तक मिनिस्टर रहे। तो मेरा सवाल होगा कि उस कैटेगरी के लोग जरूर भारत में होंगे। तो 10% मान लो एससी में भी जो है अमीर है। कितना अमीर है? 10%। ओबीसी में आओ भाई, ध्यान समझना। ओबीसी में 70% बेचारा गरीब है। इसमें 30% जरूर होगा तेजू भैया जैसा। केकरा जैसा? जिनके पिताजी ही है ना, पिताजी के विरासत में मिल गया क्या, स्वास्थ्य मंत्री। यहां स्वास्थ्य विभाग में अगर एक वैकेंसी कंपाउंडर क्या जाएगा तो एक बाल उड़ जाएगा पढ़ते पढ़ते नहीं, और स्वास्थ्य मंत्री बन गया है ना, मार ठिप्पा है ना। इसलिए पढ़ल लिखल के वोट देना। हम रिजर्वेशन पर ही बात कर रहे हैं, कोई हमारे बात को काट देगा। गांधी मैदान में 5 लाख बिल लाए, रिजर्वेशन पर हम 1 घंटा बहस करते हैं, कोई हमारी बात काट देगा, वहीं पर हम दफन हो जाएंगे है ना। खाली लेकिन जैसे जैसे बोलेंगे पहले सुन लेगा, कोई काट दे हमरा। अब समझना, जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल में जो है गौर कीजिएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कत्ते ब्राह्मण है जो भीख मांगित रहता है। तो हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि जनरल में 90% अमीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 10% एकरो में क्या है, गरीब है। क्या है? गरीब है। जेकरा हाल में प्रधानमंत्री EWS के तहत 10% रिजर्वेशन दिया, और यही ऑथेंटिक था। कैसे? सब जवाब हम देंगे। अब बताओ तू लोग, गरीब ये सब है। जनरल में भी 10% गरीब है, इसमें गरीब है, इसमें गरीब है, इसमें गरीब है। अब देखिए EW के आधार पर 10% रिजर्वेशन इसको मिल गया है। कितना परसेंट? 10%। अब आपसे हम सवाल पूछते हैं कि यहां पर आप लोग समझिएगा कि यहां पर क्या है कि अब बताइए रिजर्वेशन इधर वाला मिलना चाहिए कि इधर वाला के? किधर वाला मिलना चाहिए? इस साइड को मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए। अब 8 में एकदम ध्यान समझना, एक योजना के तहत काम नहीं होगा ना, कभी भी कुछ नहीं होने वाला। अब एसटी को 95% इसमें गरीब है, अब 5% क्या है? अब भारत में एक जनजाति है, पता कर लेना तुम, मीना। कौन? मीना राजस्थान की है। और कम से कम 150-200 जनजाति है भारत में। 200 में 100 ऐसा जनजाति है जगरा शरीर पर कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, जंगल में शिकारी करता है। और एक जनजाति ऐसा मीना है जो सबसे ज्यादा भारत में, अगर जनरल कैटेगरी से भी सबसे ज्यादा आईएएस है तो किसमें है? मीना में। किसमें? मीना। अब मीना क्या करता है, जो जनजाति है, या आंध्र प्रदेश की रेड्डी जो जनजाति है, ई की करता है 95% के रिजर्वेशन में, जो 8% है। अब देखो कितना मलाई मार रहा है। ई 5% एसटी क्या है? अमीर है, एकरा ने खाने कमी है, नहीं पैसा कमी, नहीं पैरवी कमी है। ई 5% जो ये अमीर एसटी है, ई 8% का रिजर्वेशन क्या कर रहा है?
खा रहा है, एकदम मलाई मार रहा है आराम से, एकदम एक आदमी पर एक सीट, एक आदमी पर एक सीट, 10 सीट है, 10 गो लड़का है, 10 सीट है, 10 गो लड़का है। कैसे? इन सबके पास पैसा है, तो बताओ पैरवी पैसा सब कुछ इसके पास है तो पढ़ेगा ही ना। ये 95% एसटी के पास तो चावल दाल पर चोखा नहीं है, कहां से पढ़ेगा। अब क्या हुआ कि ये 5% जो अमीर एसटी है, ये 8% रिजर्वेशन का एकदम आराम से लाभ ले रहा है, जबकि इस एसटी के यहां 5-5 लाख का मंथली है, तब भी ये रिजर्वेशन ले रहा है। ये किस मायने पर उचित है? एक एसटी ये है, एक एसटी ये है, इसके यहां 3-4 फॉर्च्यूनर है, 5 लाख रुपया इनकम आता है, साइकिल नहीं है, एक बकरी भी है, तो समझ लो कि वो गेले घर है। तो बताओ रिजर्वेशन, 8% रिजर्वेशन का हकदार, क्योंकि इसके 8% रिजर्वेशन पर सिर्फ एसटी जाएगा, ना तो एससी जाएगा, ना तो ओबीसी जाएगा, ना तो जनरल जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर डेवलपमेंट एसटी का नहीं हो रहा है तो उसके लिए एसटी कैटेगरी के अमीर लोग जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार? बताओ, है कि नहीं? इसको चाहिए कि तभी समाज का इसका कल्याण होगा जब ये स्वेच्छा से जाकर कह दे कि अब हमें रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट के लिए 2 चीज माना जाता है, एक आर्थिक और दूसरा शैक्षणिक। आर्थिक और पैसा कमी है ये नहीं, सब घर में कर पढ़ा लिखा है, आईएएस है, आईपीएस है ना? तो बताइए, और इसके घर में एगो चपरासी नहीं है, करकेट का भी घर नहीं है, इसका है ना, पटना में 5 जगह मकान है, दिल्ली में फ्लैट है, बंबई में फ्लैट है, और ये अपना एसटी का तगमा लगाकर पूरे भारत में रिजर्वेशन का लाभ उठा रहा है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं गलत उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अपने ही कैटेगरी के लोग बड़ी मछली ही छोटी मछली को खा रहा है और जाके कह रहा है कि देख उधर बगुला है, मत जाना, इधरे रह, इधर अपना खा रहा है। आइए दूसरा कैटेगरी में, ऐसी कैटेगरी में माननीय रामविलास पासवान जी मर गए, अपने पूरे एक ही फैमिली से पूरे बिहार के सांसद का सीट अपने फैमिली के, समाजवाद का ढिंढोरा पीट के परिवारवाद को बढ़ाने वाले ये सारे नेता क्या किए? अपने ही परिवार के, याद रखेंगे, ध्यान समझना, अपने परिवार के भलाई के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने जाहिल दोनों भाई पशुपतिनाथ पारस और रामचंद्र को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, ये सोचकर क्योंकि समाजवाद के आंख में धूल जोकर कि मैं समाज के लिए मर मिटूंगा। लेकिन सांसद 3, अपने भाई, चोटका भाई, तीनों। लेकिन वही पशुपतिनाथ पारस, जनता को समझना चाहिए कि जिस रामविलास पासवान ने समाजवाद के बारे में कहकर परिवारवाद को बढ़ा दिया कि रे भाई रामचंद्र बन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पशुपतिनाथ पारस बन जाओ, उस समय चिरागवा है ये नहीं था। लेकिन जैसे ही चिराग जन्म लिया, और जब जन्म लिया तो ऑटोमेटिक है कि पशुपतिनाथ पारस उनको भी बेटा हुआ। और जिस रामविलास ने पशुपतिनाथ पारस को औकात नहीं था चपरासी बनने का, और रामविलास पासवान ने पशुपतिनाथ पारस और रामचंद्र को बना दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद मंत्री बना दिया। और जब रामविलास मरे तो याद रखना वही पशुपतिनाथ पारस जो है अपने बड़े भाई के पुत्र को लात मार के भगा दिया। तो बताइए जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो समाजवाद का घंटा होगा। लेकिन आदमी को हाथ में धूल झोंका जाता है, इसलिए क्योंकि रामविलास ने तो अपने भाई को बना दिया समाज को। अगर वो चाहते तो पासवान जाति से, अरे बहुत कैटेगरी है एससी में, लेकिन पासवान जाति बिहार में कम है, वो अपने जाति में भी बना देते। छोड़िए ना बहुत कैटेगरी है एससी में, उसको छोड़िए, कम से कम अपना समाज को भी तो देख लेते
और बना देते, लेकिन आपने समाज और एक बड़े एससी कैटेगरी का नेता कहलाए, लेकिन आपने डेवलपमेंट किसका किया? भाई का। लेकिन आपके मृत्यु के बाद जब वो भाई नहीं आपका हुआ, आपके पुत्र का नहीं हुआ, तो समाज का और एससी कैटेगरी का क्या होगा? शकरकंद होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इस लेकर लोगों के अंदर जब तक शिक्षा नहीं आएगा, तब तक याद रखिएगा कि कभी भी डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। और ये तो एससी कैटेगरी से था। अब क्या होता है देख, चिराग पासवान जो है 10% जो अमीर है, इस 16% रिजर्वेशन ले जा रहा है। रेलवे में ग्रुप डी या ड्राइवरी नौकरी नहीं होता है। नौकरी का मतलब पता है तुम लोग को? कॉमन सेंस। एससी को मिलता है यूपीएससी में छूट, बीपीएससी में छूट, तो वो लोग जाता है कोई बहुत बड़ा गरीब घर से, बेचारा खाने का तो होता नहीं है, बहुत कम हो पाता है, गरीब का नहीं, ज्यादातर अमीर का। 2 गरीब को नौकरी हो गया आईएएस में और 100 अमीर का हुआ, तो ये कोई हवा नहीं करेगा कि 100 अमीर के कैसे हुआ, 2 गरीब का हुआ तो ढोल पिटेगा, है ना। टीना डाबी अपना हुआ, मैयो है, बप्पो है, बहनियों हुआ, कहूं हवा है। लेकिन वो गांव में तनी सा गरीब लेकर कोई बीपीएससी कंप्लीट करके वीडियो बन जाए तो साला पूरा हल्ला हो जाएगा। लेकिन एक अमीर घर का लड़का, एक अमीर एससी का बेटा, एक अमीर एसटी का बेटा, याद रखेंगे, अगर वो बन जाता है तो हवा फैला देता है, झूठों हवा फैलाता है। क्या हवा फैलाता है भाई? क्या मीडिया हवा फैलाता है? रिक्शा चालक का बेटा ने, है ना, बीपीएससी में पंचम लहराया, लगता है कि झंडा फहरा दिया, है ना। आई नहीं तुम लिखता है कि जब कोई बड़ा आईएएस एससी कैटेगरी का बेटा जब बनता है तो उसके बारे में नहीं लिखता है? कहां लिखता है उसके बारे में? क्यों? क्योंकि 100 अमीर आईएएस, 100 अमीर लोगों का बेटा अगर बड़ा अधिकारी बना तो उसका कोई नाम नहीं, एगो छोटा हो जाता है, हवा इतना फैला देता है। तो ये साफ स्पष्ट है कि बड़े बड़े जॉब की अगर बात की जाएगी तो ये 10% जो अमीर लोग हैं वहां तक पहुंच जाते हैं और गरीब लोग क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। यही बात याद रखेंगे। यहां पर ओबीसी की बात कर लीजिए। ओबीसी में रिजर्वेशन है 27%, 30% इसमें एकदम ठीक ठाक आदमी है, 70% इसमें बेचारा गरीब है। तो सरकार को चाहिए था, अभी के वर्तमान सरकार को चाहिए था, अब देखिए कमेंट हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि कमेंट कैसा है तो लगता है कि आप नेता ही बनेंगे। बहुत बढ़िया। ये लिखा है पवनमा, कहां का है? पवन कल्याण। मेरे नालायकों, मैं तो समाज कल्याण के लिए काम कर रहा हूं। नेता वेता जो है ना, हमारा यह सब ठीक है ना। नेता में तो बहुत दिक्कत है, हमारा तो जैसन काम है कि आराम से हम पढ़ाते हैं, आराम से पब्लिसिटी है। अरे नेता को तो मैं चैलेंज कर रहा हूं ऑनलाइन के माध्यम से कि अगर आपसे पूछने कि किशनगंज का विधायक कौन है, किसी को पता नहीं चलेगा। हम पूछने कि किशनगंज का वो ब्लॉक का वीडियो कौन है, किसी को पता नहीं चलेगा। हम बोल देंगे कि किसान, हाँ उस जिला के जो लोग होगा उसको पता है। लेकिन अगर बिहार के अन्य जिले के लड़के को पूछने कि बताओ, है ना, कि महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट का डीएम कौन है, किसी को नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि जितना अधिकारी को पैसा मिलता है, अगर वो चोराबे नहीं तो मेहनत करके हम उससे ज्यादा कमाते हैं। और पब्लिसिटी की बात तो बिहार के हर एक घर में वीडियो के माध्यम से हम मौजूद हैं। उससे ज्यादा पब्लिसिटी, उससे ज्यादा पैसा अगर वो नेता चोरी ना करे तब, तो बता उससे हम बढ़िया कि नेता बढ़िया? हम बढ़िया है कि नहीं है? क्योंकि सब कुछ है और सबसे बड़ा क्या है? लोकप्रियता। इस लेकर इस समझो तुम बात, हमर आदर्श का है रे बेवकूफ कहीं का। हमरा नेता तू प्रणाम करेगा? नहीं करेगा। अगर तोर काम नहीं करेगा तो तुरंत जो है ना खैनी बनाते हुए कहेगा छोटा एक ही कामों ने अमर किया है ना। लेकिन हम एक ऐसा दान करते हैं कि याद रखना, जॉब लगने के बाद भी लड़का मिलेगा तो प्रणाम करेगा, बियाह करके जा रहा है मिल गए तो प्रणाम करेगा, नहीं करेगा? बताओ। तो इससे गर्व की क्या बात है ना। इस लेकर तू टेंशन मत लो, है ना। हम अभी हम तो एकदम काम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सबसे हमको खुशी है इसी बात का। चलिए अब ध्यान रखिएगा, यहां पर 30% की हम बात की है, 30% और 27%। तो बताइए सरकार को चाहिए था, बात समझिए, और पढ़े लिखे कैटेगरी वाइज लोगों को चाहिए था
कि जैसे मान लीजिए कि 5% ST से, 10% SC से और 30% याद रखेंगे OBC से और 90% जनरल। तो जनरल का जब जो EWS आया है ना, तो इसमें एक नियम बनाया गया कि जो अमीर होगा 90% उसको कागज बनाना पड़ेगा। और आप देखते हो कि EWS का कागज बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो EWS का कागज बनता है। तो मान लीजिए कि 10% रिजर्वेशन EWS को मिला है और मान लीजिए कि 10% मान लीजिए कि इसमें गरीब है, या 20%, 30%, जो भी हो, उसमें हमको नहीं लेना देना है, जो भी हो। तो ये जो भी गरीब है तो ऑटोमेटिक है कि इसका लाभ ही ले रहा है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, कम से कम इतना तो है ना कि इसको कागज बना के देना पड़ रहा है। अगर ज्यादा इनकम रहेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ज्यादा इनकम है। मान लो ये दोनों जनरल है, एकरा ई पैसा वाला है, EWS भर के नौकरी ले लिया, और ई जो है गरीब है, एक पेंच मार के गिरा देगा। कैसे? ई तुरंत जाके दरखास्त लिखेगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक तनी एकर जांच कर लिया जाए, है ना? एकर क्या कर लिया जाए? जांच कर लिया जाए। काहे? एकर घर में 6 गो नौकरी है हुजूर, 150 बीघा खेत हुजूर, तो ये कैसे, है ना? तुरंत जांच आ जाएगा। अगर ये कहीं तेज है, पढ़ल लिखल है, एकरा कहीं कम पढ़ल लिखल है ना, आई पैसा बल पर अधिकारिया को खरीद लिया है, 5 लाख दे दिया, एकरा पास 5,000 नहीं, लेकिन हाँ दिमाग है कि एकदम बढ़िया लेटर लिखा, और ओकर बाद जो है ये पहुंच गया, अधिकारी पसीना छुड़ाना शुरू कर दिया, कैसे एकर निकलवाइए कागज। अब क्या होगा कि पता चल गया एकर नौकरी चल गया, सीट वैकेंट हो गया, एकरा नौकरी मिल गया। कम से कम ये तो कुछ सुविधा हुआ ना। तो ये तो कम से कम यहां पर आर्थिक आधार पर दिया गया, तो कम से कम एगो लेखा जोखा कर किया भी जा सकता है। लेकिन मान लीजिए 30% OBC की बात कर लीजिए, 70, 30, 100 हो गया, 27% रिजर्वेशन है। सरकार को चाहिए कि ये 30% जो अमीर लोग है ना, ये 10% है, ये 5% का, इसको प्यार से कहे, लोकसभा में बैठ के कहे, इसके मंत्री अधिकारी नियम बनाए कि देखो भाई, इसमें SC नेता को, ST नेता को, OBC नेता को सामने आना चाहिए, और एक्शन से, क्योंकि जब कानून बन जाएगा तो थोड़े जनता नहीं मानेगा, कानून अगर बन जाएगा तो जनता मानेगा। तो इसमें सीधे कानून बने और सीधा कहा जाए कि जो ST अगर बहुत ज्यादा अमीर है वो रिजर्वेशन छोड़े, वो रिजर्वेशन क्या करे? छोड़े। और एक नियम हम बनाएंगे। अब 5% आपसे सवाल, अभी 95 और 5 दोनों मिलके लाभ ले रहा था, तो सबसे ज्यादा लाभ के ले रहा है? 5%। ये दोनों में सबसे ज्यादा लाभ क्या ले रहा है? 10%। ये दोनों में क्या ले रहा है? 30%। इसको सीधे यहां से निकाले तो इधर बच जाएगा 95, इधर बच जाएगा 90, इधर बच जाएगा कितना? 70। अब क्या होगा कि ये 95 है में ये 8 लाभ लेगा, ये 8% का लाभ किसको मिलेगा? 95। तो ऑटोमेटिक है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए योजना बनाई जाए, तो ये 95 में अगर 8% को लाभ मिल गया तो सीधे कितना हो गया कि इसमें सीधे घटा दो 8% और घटा दो, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि सीधे ये कितना हो जाएगा? 87। कितना हो जाएगा? 87। ये सीधे 90 में से मान लीजिए कि 90 पे 10% को अब नहीं मिलेगा, तो ये 90% को अगर 16 कर दिया जाए तो एक बार में कितना बच जाएगा? 74। कितना हो जाएगा? 74। फिर एक योजना बनाया जाए, फिर 16%, फिर एक योजना बनाया, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा? ये 0 में आ जाएगा। OBC में एक बार झटका में 70%, 30% को यहां से कैटेगरी से निकालिए, 27% को सीधे 70% से लाभ मिलना चाहिए। अब 70% से डायरेक्ट घट के कितना आ जाएगा? 47। कितना? और ये 5 साल के लिए सरकार योजना बनाए तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसमें भी गरीबी का दर घट जाएगा, इसमें भी गरीबी घट जाएगा, इसमें भी गरीबी घट जाएगा, और धीरे 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 सब इक्वल आ जाएगा। और जब इक्वल आ जाएगा तो समानता ऑटोमेटिक हो जाएगा। याद रखना कि एक ही थाना में 4 दरोगा, एक ही थाना में 4 दरोगा, और 4 दरोगा, एगो SC, एगो ST, एगो OBC, एगो जनरल। याद रखना कि चारों एक साथ खाएगा। वहां जातिवाद मिट जाता है, वहां छूआछूत हट जाता है, वहां धर्म हट जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों सब के पर क्या लगा हुआ है? डबल स्टार। और वही थाना में 4 गो चपरासी, एगो ब्राह्मण, एगो
एससी से, एगो ओबीसी से, और एगो याद रखना जनरल, ओबीसी, एसटी और एक एससी से, और चारों चपरासी हो तो याद रखना कभी भी वो ब्राह्मण चपरासी, उस चारों कैटेगरी जो अधिकारी है उसके सामने बैठ के खाना नहीं खा सकता है। तो बताइए कि पद और पैसा से समानता जो है मिल गया, और याद रखेंगे असमानता क्या हो गया, घट गया। जो जातिवाद, जो याद रखेंगे जातिवाद या जो धर्मवाद समाज में होता है वो गरीबों के बीच में होता है। जब आप अमीर हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा, तो याद रखेंगे जातिवाद स्वतः क्या होता है, हट जाता है। वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण, 4 आईएएस अगर 4 कैटेगरी से होगा, कोई छुआछूत नहीं होगा, चारों एक ही चम्मच से खाता है। 4 डॉक्टर अगर है पीएमसीएच में, चारों 4 कैटेगरी से है, तो ब्राह्मण भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, एक साथ खाएगा। लेकिन वहां चपरासी है तो वो अलग हो जाता है। इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि समानता तब आएगी जब शैक्षणिक योग्यता और याद रखेंगे एजुकेशन के साथ साथ आपका आर्थिक स्थिति अगर बदल गया तो समानता असमानता सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस लेकर याद रखेंगे जब तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी और जब तक शैक्षणिक दृष्टिकोण से लोग याद रखेंगे मजबूत नहीं होंगे, तब तक समाज में भेदभाव चलेगा। इस भेदभाव को हटाने के लिए याद रखेंगे इस तरह का कार्य जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इस लेकर सरकार को चाहिए कि सभी कैटेगरी के नेताओं एक मंच पर बैठकर इस तरह के प्रोग्राम लाएं और लाकर पूरे भारत के डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाए, तो एक दिन पूरा भारत क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन कमांडो का क्या कमेंट है ये हम प्रतिक्रिया सुनते हैं। चलिए, लालू यादव, ऋषि राज लिख रहे हैं लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना, संडे टेस्ट में। चलिए, है ना, अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन करेगा, ऐसा कौन करेगा? तो ऐसा कौन करेगा? तो जब तक याद रखेंगे मंत्री और विधायक के अंदर एजुकेशन नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जानता है कि जब सब पढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस लेकर इस सबको उतना पढ़ाइयल मत दो। मास्टर के बहाली अटक गया, खटक गया। मास्टर का जितना बहाली होता है, अब तो सुन रहे हैं क्या ना, मास्टर का बहाली तो कैसे लिया सबको पता है। मास्टर का बहाली लेता था मुखिया, जो मुखिया खुद जाहिल होता था, एक मास्टर को बहाल करता था। वो मास्टर जो आईएएस बनाता है, आईपीएस बनाता है, डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, इसरो का वैज्ञानिक बनाता है। अगर एम सोमनाथ अगर इसरो का चीफ है तो शुरू में अगर है ना ऐसे एप्पल अगर सीखा होगा तो उसको कोई गुरुजी या मास्टरे सिखाया होगा। इसलिए अगर सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धरती पर है तो वो गुरु इसीलिए कहा गया है क्योंकि कितनों बड़े पद पर अगर जाएंगे तो आपकी शिक्षा गुरुओं के हाथ होगी। और उस गुरु को माननीय नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों के हाथ बहाल करवा दिया, मतलब कि गुरु को बेच दिया। और वो गुरु बहाल नहीं हुआ, मुखिया का सब चमचा बहाल हो गया। बिहार का एजुकेशन रसातल में चला गया। लगभग 2005 से 2023 आ गया। ये जितने भी टीचर बहाल किए गए, ये टीचर एजुकेशन के आधार पर नहीं आया। ये सारे के सारे 1500, 2000, 3000, 5000 पर आया। ये लोग आंदोलन करके पेमेंट बढ़ा दिया। माननीय नीतीश कुमार जी, अगर बहाली लेना था तो आप वेतनमान पर बहाली शुरू से लेते। एक टीचर को अगर पेमेंट बेहतर देते, बीपीएससी के थ्रू अगर लेते तो ऑटोमेटिक है कि एक टीचर को अगर 40,000 पेमेंट दीजिए, 50,000। बिहार में शिक्षा की कोई कमी नहीं है लड़कों के बीच, लेकिन आपने उसको तो ऐसा बांध दिया है कि बर्बाद कर दिया। और आज मास्टर के बहाली में कहते हैं, मास्टर का जब बहाली चल रहा है तो इनके शिक्षा मंत्री जो बकलोलवा है, चंद्रशेखर है ना, ये कहता है कि बिहार में टीचर ने लड़के नहीं। अरे नालायक, है ना, तू स्पेशल निकाल वैकेंसी, लड़का हम देंगे। मैथ में तो यहां पटने में कम से कम है ना 10-20 हजार आर्यभट्ट है, लेकिन तुमको इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि तू जाहिल है ना। पूरा पूरा ओपन निकाल देता बहाली।
40,000 50,000। बेवकूफ के कहा तो तेज तेज लड़का ग्रुप डी के लिए मार कर रहा है, तुम बहाली सीधे निकाल देता है ना, कि सब मैथ का स्पेशल, इसका स्पेशल, इसका स्पेशल, इसका स्पेशल, और बहाली कर देता, और फिर कहता जाके बीएड भी कर लो। बीएड कौन डिग्री है ना, बहाली। देखो पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल जाता। स्पेशलाइज 2 एग्जाम लेते, पीटी मेंस इंटरव्यू ले लेते, है ना, बढ़िया वेतन देते, तो लड़का पागल है जो चेन्नई जाएगा रेलवे का तैयारी करने के लिए, है ना, 50,000 मिलेगा, बढ़िया वेतनमान मिलेगा, तो मास्टर में भी भर देता। तो है सब कुछ, लेकिन व्यवस्था क्या है, गड़बड़ है। इस लेकर क्या किया जाएगा, सरकारें जब चौपट है तो दूसर को क्या कह सकते हैं। इसलिए कर याद रखिएगा, बिना एजुकेशन के नहीं संभल सकता है देश या राज्य। इसको संभालने के लिए स्पष्ट रूप से नेताओं का एजुकेशन होना चाहिए। नेता के अंदर एजुकेशन नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक है। इसलिए कर आप लोग भी चयन कीजिए। हम जानते हैं कि अभी बहुत दिन तक चलेगा जातिवाद का समीकरण, जातिवाद का वोट चलेगा, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका उदाहरण मैंने रामविलास पासवान और उसके भाई से दिखा दिया कि आज सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो भाई और चचा और भतीजा है कि नहीं है। और जिस लालू यादव को, माननीय लालू यादव जी को, है ना, बायां हाथ उनके साले साधु यादव गंगा जल सबको पवित्र कर देंगे, है ना, साधु यादव थे ना। लेकिन आज सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तेजस्वी और तेज प्रताप का तो कौन, साधु। कौन, क्योंकि माननीय लालू यादव ने अपने वाइफ के कहने पर साधु को सांसद बना दिया, जो एक मान लीजिए कि नॉर्मल व्यक्ति था, कुछ नहीं, एक बिहार पुलिस नहीं हो सकता था, ग्रुप डी में नहीं हो सकता था, वो सांसद हो गया, वो मंत्री हो गया। जब बताइए उतने बड़े पद पर जाने के बाद कोई किसी को हटाएगा तो तकलीफ नहीं होगा, और जब तकलीफ हुआ तो वही साले और बहनोई में ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि वर्तमान परिदृश्य को देखिए तो सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो अभी किसका, कौन, तेजस्वी का सबसे बड़ा अगर कट्टर विरोधी मानिए तो उनके सगे मामा कौन है, साधु यादव। राबड़ी जी राखी बांधने के लिए भी नहीं जानते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये परिवारवाद वाले लोग जो हैं परिवारवाद को बढ़ावा दिए मानिए लालू जी। लेकिन जब दिक्कत पहुंचा तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, और प्रॉब्लम जब क्रिएट हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया। इस लेकर परिवारवाद को बढ़ावा ना देकर जो राष्ट्र हित के लिए कार्य करेगा तो ऑटोमेटिक देश बढ़ेगा। इस लेकर जो लोग धर्म या परिवारवाद पर काम करते हैं तो वो याद रखेंगे वो परिवार के भी नहीं रहेंगे, परिवार के भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि परिवार बढ़ते जाएगा, पद घटते जाएगा और पद का मार होगा, और परिवार से बाहर आप निकल नहीं पाइएगा। ऑटोमेटिक है, जो परिवार को आप बड़ा बनाइएगा और किसी को नीचे देखेगा तो वही आपका विरोध कर देगा, और इस तरह से पूरा क्या हो जाएगा, परिवार का अंत हो जाएगा। तो चाहिए कि जब आपको बड़े पद मिलता है तो आप देश हित के लिए कार्य कीजिए, समाज हित के लिए कार्य कीजिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्लास कल।
चल क्या रहा था आप लोगों में? विटामिन, तो उससे इकोलॉजी चल रहा था। इकोलॉजी में कहा हो गया था खत्म। अब पर्यावरण और प्रदूषण, यही ना। और बीमारी, और ये दोनों पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम उसको सबसे एक बार डिस्कस करवा देंगे बढ़िया से, अच्छे से। इन्वायरमेंट, और अभी इसको ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।